अगर जास्मिन ने उस शख्स को मकलोडगंज में देखा था तो वो उसी वक्त नेपाल में कैसे हो सकता है? और वो शख्स जब उस वक्त सिर्फ जास्मिन को दिखा तो वहां नेपाल में उसकी मां को कैसे दिखा? ऐसे ही सैकड़ों सवालों से घिरी जास्मिन मन हल्का करने के लिए अंकल के पास चली जाती है। अंकल ने पहले से ही उसके लिए चाय और येलो पास्ता तैयार किया हुआ होता है। घबराकर जास्मिन अंकल से पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अंकल उसे प्यार से बैठाकर बताते हैं, बच्चा काम डाउन, प्रोमिला ने ही फोन करके सब बताया मुझे। मैं जानता था तुम यहीं आओगी। चलो अब आराम से बैठकर खाओ, फिर बात करते हैं। जास्मिन काफी डिस्टर्ब थी। वो नहीं भूल पा रही थी जो उसके साथ 1 घंटे के दरमियान हुआ। अंकल और जास्मिन की ट्यूनिंग इतनी थी कि बिना बताए अंकल जास्मिन के दिल की बात समझ लेते और जास्मिन अंकल की। मैं शायद 12 साल का था जब माँ बाबा को लड़ते सुना। बाबा इतना कमाते नहीं थे कि माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर पाते। कुछ उनकी तबीयत के कारण और कुछ उनकी किस्मत। माँ चीख चीख कर बाबा को जलील करती थी। नपुंसक है तू, ना बिस्तर में तेज और ना बाजार में। अरे तेरे जैसी की बीवी बनने से अच्छा तो मैं धंधा कर लेती, 4 पैसे भी आते और किसी मर्द से पाला तो पड़ता मेरा। बाबा बस नजरें झुकाकर उन्हें सुनते जाते और मैं उन्हें देखकर ये सोचता रहता कि आखिर बाबा उनसे ये सब क्यों सुनते हैं। फिर आती थी मेरी बारी। एक बार स्कूल में किसी लड़के से हाथापाई हो गई। उसने मेरे बाबा को गाली दी थी। बस्ती में सब बाबा को एक नकारा आदमी समझते थे। मैंने खूब मारा। उस दिन उसके माँ बाप मेरे घर आकर बोलने लगे, अरे कैसा गुंडा है तुम्हारा बेटा, देखो कैसे जानवर की तरह मारा है हमारे बेटे को। माँ ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात होते ही गरम सरिया मेरी टांगों पर लगाकर उम्र भर की निशानी दे दी। मैं माँ की आंखों में एक लाल नफरत देखता था। सोचता था माँ के दिल में मेरे लिए कितना गुस्सा होगा कि जिसे जन्मा उसे तकलीफ देते हुए उसकी आंखें जरा भी नम नहीं होती। कहती थी, तेरा एक बुरा कदम मुझे मौत के नजदीक ले जाता है। तेरे कर्मों का फल मैं नहीं भुगतूंगी। शायद मौत से काफी डर था माँ को। ये थी अंकल और जास्मिन की पहली ही मुलाकात के पहले ही दिन की बातें, जब अंकल ने जास्मिन को पहली बार मसाज पार्लर से रोते हुए निकलते देखा था। जास्मिन खुश नहीं थी जब वो इस पार्लर में आई थी, लेकिन वक्त के साथ वो इस बदलाव में ढल गई थी। जास्मिन बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने चुपचाप घर को निकल गई। रास्ते में उसे रायन ने आज रोक लिया और कहा, हाय जास्मिन, सब ठीक है ना? जास्मिन ऑलरेडी इतनी परेशान थी और अब रायन का ये पूछना उसके मन में और घबराहट बढ़ा देता है। हिम्मत जुटाकर जास्मिन ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? रायन बोलता है, पता नहीं, आज आपके घर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, किसी आदमी की। जास्मिन के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो डरकर पूछती है, क्या, कैसी आवाज़? पता नहीं, साउंड तो वो बुद्धिस्ट चैंटिंग की थी। हमें लगा आप नेपाली हो ना, तो हो सकता है बुद्धिज़्म को भी मानती हो। ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। हाँ यस यही चांस। सब ठीक है ना जास्मिन? काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो। जास्मिन अपने डर की वजह से निकले हुए आंसुओं को पोंछती है और बोलती है, सब ठीक है। घर की तरफ जास्मिन अब बिना खौफ के चलने लगती है, मानो आज वो अपने डर का मुकाबला खुद करने वाली थी। जास्मिन के घर में कोई नहीं होता और ना ही जास्मिन ने छानबीन की। वो चुपचाप सोफे के किनारे पर जाकर बैठ जाती है। जास्मिन के चेहरे पर अब गुस्सा है, आंखों में तेज, और बस एक टक वो दीवार पर लगी पेंटिंग को देखे जा रही है। वो अपना फ़ोन बैग से निकालती है और आमा को फ़ोन लगा देती है। आमा बोलती है,
कहाँ है तू? कब से फोन कर रही हूँ, बीच में ही फोन काट दिया। सब ठीक है ना? जास्मिन आमा को बोलती है। आमा, वो वापस आ गया है। आमा को ये बोलते ही जास्मिन फोन काट देती है। जास्मिन तैयार थी उस चीज का मुकाबला करने के लिए जो उसकी जिंदगी में डर बनकर वापस आ चुकी थी। कौन है वो? क्या वास्ता है उसका जास्मिन के अतीत से? क्या जास्मिन इन डर के बादलों से निकलकर अपनी वैसी ही नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सर्कल ऑफ स्टोरीज प्रेजेंट्स जर्मन बेकरी।